गुड इवनिंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर हो गया हूं मैं एक और जीएस क्विज के साथ। ये जीएस क्विज की हमारी तीसरी क्लास होगी और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उनसे संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये 10 प्रश्न आपके जो हैं 50 प्रश्नों के बराबर होंगे, क्योंकि मैं आपको इन प्रश्नों के बारे में डिटेल में बताऊंगा भी। आपको पता है कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है, प्रश्न पढ़ना है, साथ ही साथ ऑप्शन आपको देखने हैं और एक अपना ऑप्शन चुन लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है लास्ट में पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि जो है मैं आपको इसके बारे में और डिटेल देने वाला हूँ। प्रश्न दिया हुआ है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने उज्जैन में हरिणय गर्भ का आयोजन किया था। ऑप्शन इसके देख लीजिए, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद प्रथम। आप अपना एक उत्तर चुन लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ चुन लिया होगा। तो इसका सही उत्तर मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या होगा, दंती दुर्ग होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर बात की जाए तो समझिए क्या हुआ। दंती दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो दंती दुर्ग जो है वो एक राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट पहले बादामी चालुक्यों के यहाँ पर या वातापी चालुक्यों के यहाँ पर क्या थे, सामंत थे। ठीक है। फिर एक दिन दंती दुर्ग को मौका मिला और इसने क्या किया कि जो बादामी चालुक्य या बादामी जो नरेश था या चालुक्य था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन, ठीक है, ये क्या करता है कि कीर्तिवर्मन की हत्या कर देता है। दंती दुर्ग चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन की हत्या कर देता है और हत्या करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। क्लियर है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है जिसको हम राष्ट्रकूट राजवंश के नाम से जानते हैं या राष्ट्रकूट वंश के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, आपका दंती दुर्ग। ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना या इसकी संस्थापना जो है वो किसको मारकर दंती दुर्ग ने की थी, तो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को मार के की थी। अब दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी क्या बनाई है, मान्यखेत को। ठीक है। तो एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि इसका संस्थापक दंती दुर्ग है, इसकी राजधानी मान्यखेत थी और इसकी स्थापना चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन की हत्या करके की गई थी। ठीक। एक पॉइंट आपसे और पूछा जा सकता है कि दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश था उसका अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक की अगर बात करता है तो आपके सामने आता है एक नाम जिसको हम बोलते हैं कर्कद्युति। तो कर्कद्युति जो है वो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे। ठीक। अब दंती दुर्ग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कराया गया है। वो कौन सा काम है कि इन्होंने उज्जैन में एक महादान करवाया था जिसको हरिणय गर्भ के नाम से जाना जाता है। एक महादान करवाया था हरिणय गर्भ। ठीक है। और उस हरिणय गर्भ में द्वारपाल की भूमिका निभाई थी प्रतिहार शासकों ने। तो उम्मीद कर रहा हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसमें जो डिटेल आपको दिया गया है वो भी पसंद आया होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दिया हुआ है, संजन तामपत्र के अनुसार कौन सा राष्ट्रकूट शासक अपना सैनिक अभियान हिमालय तक ले गया था। संजन तामपत्र के अनुसार कौन सा राष्ट्रकूट शासक अपना अभियान हिमालय तक ले गया था। ठीक है। ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय। आप अपना उत्तर एक चुन लें। उम्मीद कर रहा हूं आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। सही उत्तर इसका क्या है, गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय जो है वो अपना सैनिक अभियान कहाँ तक लेकर गए थे, हिमालय तक लेकर गए थे। इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे ये क्या है, यहाँ पर ये हमारा दक्षिण भारत है। ठीक है। ये क्या है, ये वाला एरिया दक्षिण भारत है। तो यहाँ पर ये पूरे ये वंश है आपके, यहाँ पर ये आपका जो है राष्ट्रकूट वंश है। अब ये यहाँ से ये हिमालय तक उत्तर भारत तक आता है, अपना सैनिक अभियान ले गया है। ठीक है। क्योंकि दक्षिण से उत्तर तक आने का मतलब है कि ये कई राजाओं से निपटते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है गोविंद तृतीय। अब गोविंद तृतीय के बारे में अगर कुछ मैं आपको बताऊं तो गोविंद तृतीय के पापा का नाम था, इनके जो डैडी थे उनका नाम था ध्रुव।
ठीक है, ध्रुव इनके डैडी का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संजन ताम्रपत्र क्या है, तो जैसे अशोक के जो शिलालेख वगैरह होते हैं जिनमें अशोक के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उसी प्रकार का ये शिलालेख है जिसको संजन ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, दिया हुआ है महावीराचार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के दरबारी थे। महावीराचार्य जो हैं वो किस राष्ट्रकूट शासक के दरबारी थे। ऑप्शन कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, अमोघवर्ष और आपका ध्रुव। ठीक है, आप अपना उत्तर एक सेलेक्ट कर लें। उम्मीद कर रहा हूं आपने कर लिया होगा। इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूं, फिर इनके बारे में बात होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमोघवर्ष। ये अमोघवर्षा लिख गया है बाय डिफ़ॉल्ट, अमोघवर्ष है ये। अब थोड़ी सी बात अमोघवर्ष के बारे में, महावीराचार्य के बारे में करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं महावीराचार्य के बारे में। महावीराचार्य की अगर बात करें तो महावीराचार्य के बारे में एक पॉइंट मैंने अभी बताया है कि ये किसके, अमोघवर्ष के दरबारी विद्वान थे या दरबारी कवि थे। इनकी एक फेमस रचना है जिसको हम गणित सार संग्रह के नाम से जानते हैं। ये यूपीपी 2018 एग्जाम में पूछी गई थी। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, तो महावीराचार्य। गणित सार संग्रह इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और अगर हम देखें तो अमोघवर्ष के दरबार में महावीराचार्य के अलावा एक और विद्वान था जिसका नाम था जिनसेन, ठीक, जिसका नाम था जिनसेन। और जिनसेन की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है आदि पुराण। तो अमोघवर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक है, इसके दरबार में दो प्रमुख विद्वान हैं, एक का नाम है महावीराचार्य और दूसरे का नाम है जिनसेन। महावीराचार्य की प्रमुख रचना है गणित सार संग्रह और जिनसेन की प्रमुख रचना है आदि पुराण। अब थोड़ी सी बात हो जाती है अमोघवर्ष के बारे में भी। तो अमोघवर्ष जो है वो राष्ट्रकूट वंश के महान शासकों में गिने जाते हैं। मतलब राष्ट्रकूट वंश के जितने भी शासक, महान शासक हुए हैं, उनमें इनका नाम आता है। इनकी तुलना विक्रमादित्य द्वितीय से की जाती है और इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग एक कन्नड़ ग्रंथ है, ठीक है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, अमोघवर्ष के द्वारा की गई थी। चलिए, ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। अगला है प्रश्न नंबर हमारे पास 4। ठीक, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि मामल्लपुरम में वाराह मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन सुन लीजिए, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप चुनें, फिर इसका मैं सही उत्तर बताता हूं। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पल्लव वंश। अब थोड़ी सी बात हो जाती है इस मंदिर के बारे में, या जो भी डिटेल इसके बारे में मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं जिसको हम वाराह मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण पल्लव वंश के एक शासक थे जिनका नाम था सिंह विष्णु। अब ये सिंह विष्णु कौन है, सिंह विष्णु को जो है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, सिंह विष्णु को। और सिंह विष्णु ने एक उपाधि धारण की थी, ये उपाधि क्या थी, अवनी सिंह की। क्या थी, अवनी सिंह की उपाधि थी। और ये भगवान विष्णु के उपासक थे। सिंह विष्णु साहब भगवान विष्णु के उपासक थे, अर्थात ये वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। और एक पॉइंट इनके बारे में है कि इन्होंने पल्लव वंश की राजधानी क्या बनाई थी, कांचीपुरम बनाई थी। तो वाराह मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है, याद आपको रखना है, सिंह विष्णु के द्वारा। कहाँ पर, मामल्लपुरम में या मल्लपुरम में। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, देखिए कि रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आपने खूब सुना होगा, गूगल पर डालेंगे रथ मंदिर तो आपको तमाम सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो वही रथ मंदिर है ये। ऑप्शन देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर एक आप चुनिए, फिर मैं इसका सही उत्तर बताता हूं। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। अब थोड़ी सी बात हो जाती है इन मंदिरों पर। तो रथ मंदिरों की अगर हम बात करें तो रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। और कौन से पल्लव वंश के शासक, जिनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। मामल्ल शैली में बनवाए गए थे। शैली कौन सी थी, याद रखिएगा, शैली आपकी मामल्ल शैली थी, जिस शैली में मंदिर आपके बने हुए हैं। और एक पॉइंट और, ये जो मंदिर हैं इनमें सबसे छोटा मंदिर जो है वो द्रौपदी रथ है, और द्रौपदी रथ है। और सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कौन है, धर्मराज रथ है, ठीक है।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। दिया हुआ है कि चोल साम्राज्य में सरकारी अधिकारियों को दो वर्गों में बांटा गया था, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑप्शन इसके आप देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है पेरुनंदनम, सेरुंतरम, उत्मेरु, उत्मेरुर और आपका इनमें से कोई नहीं। आप अपना एक विकल्प चुनें। चलिए उम्मीद कर रहा हूं आप चुन लिया होगा। सही इसका उत्तर क्या होगा? सेरुंतरम। क्या होगा? सेरुंतरम इसका सही उत्तर होगा। अब थोड़ी सी इस पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, थोड़ी सी इस पर अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, एक आपके पेरुनंदनम और एक आपके सेरुंतरम। पेरुनंदनम जो थे वो उच्च अधिकारी थे और निम्न अधिकारी जो होते थे उनको सेरुनंतरम कहा जाता था। और अगर मैं आपको बताऊं तो चोल साम्राज्य में जो अधिकारी होते थे या जो सरकारी पद होते थे वो आपके वंशानुगत होते थे। साथ ही साथ अधिकारियों को वेतन के बदले जमीन दे दी जाती थी। और एक पॉइंट और, जो राजा होता था उस समय, जो अपने अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड रखता था उनको वडेकार कहा जाता था। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते थे? वडेकार बोलते थे। अब कुछ एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि स्थानीय स्वशासन हमारे वर्तमान संविधान में शामिल है। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत वगैरह सब किसका पार्ट है? स्थानीय स्वशासन का ही पार्ट है। तो स्थानीय स्वशासन की जो स्टार्टिंग थी, जो शुरुआत थी, वो कहाँ से हुई थी? वो आपकी चोल साम्राज्य से हुई थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत चोल साम्राज्य से ही हुई थी। उस समय का एक अभिलेख है जिसको हम बोलते हैं उत्मेरूर। क्या बोलते हैं? उत्मेरूर। इसी उत्मेरूर में हमको जो है चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन का प्रमाण मिलता है। अब ये उत्मेरूर जो अभिलेख है, ये अभिलेख किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये अभिलेख तैयार किया गया था परांतक के द्वारा। याद रखिएगा, परांतक नाम के जो व्यक्ति थे उनका एक अभिलेख है उत्मेरूर, जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन का प्रमाण मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आई है। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ स्थानीय स्वशासन के बारे में, जो कि चोल साम्राज्य में था। दो हिस्सों में डिवाइड था, ये दो हिस्सों में स्थानीय स्वशासन डिवाइड था। बड़ी इकाई क्या थी? बड़ी इकाई थी आपकी राजा, और जो छोटी इकाइयाँ होती थी इनको बोला जाता था ग्राम सभाएं। छोटी इकाइयों को हम लोग क्या बोलते थे? ग्राम सभा बोलते थे। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझिए कि स्थानीय स्वशासन की एक समिति भी होती थी। इसकी एक समिति भी होती थी और इस समिति को क्या कहा जाता था? इस समिति को वरीयम कहा जाता था। जब कभी मैं आपको बताऊंगा चोल साम्राज्य के बारे में तो और डिटेल में बातें होंगी। अभी थोड़ा सा लाइट हल्का हल्का मैं बता रहा हूँ। तो ये जो वरीयम समिति होती थी ये आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। इस समिति में जो मेंबर होते थे, जो सदस्य होते थे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता था और 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति मरियम समिति का सदस्य बन सकता था। ठीक है, एक पॉइंट और बता देता हूं। चोल साम्राज्य में प्रदेश या मंडलों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और प्रमुख आयातित जो वस्तु थी यानी जिसका बहुत ज़्यादा आयात करते थे चोल शासक, वो आपकी घोड़ा थी। ठीक है, हॉर्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 7। दिया हुआ है सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन राजवंश। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए, आप ऑप्शन देखिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिमुका, कान्हा, सतकर्णी, शिव स्वाति। तो सही उत्तर आप, मैं बताता हूं उससे पहले आप अपना उत्तर आपको क्या लग रहा है वो चुन लीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सिमुका। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग सातवाहन वंश पर। ठीक है, सातवाहन वंश की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश को जो है वो आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये आंध्र वंश के नाम से भी क्या है आपका? विख्यात है। ठीक है, अब सिमुक नाम के व्यक्ति ने इस राजवंश की स्थापना की थी और इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। साथ ही साथ इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था श्री यज्ञ सतकर्णी। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक है, जो पहला शासक है सिमुक, और इसका अंतिम शासक है उसका नाम है श्री यज्ञ सतकर्णी। उम्मीद कर रहा हूँ सातवाहन से छोटी सी जानकारी ये आपको समझ में
आई होगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि दक्षिण भारत का पहला शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किया, जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन आप देख लीजिए उससे पहले, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य, विनयादित्य। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने क्या किया था? स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, पहले दक्षिण भारत के शासक थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो ये चालुक्य वंश के चौथे शासक थे। चालुक्य वंश जो था हमारा, बादामी या वातापी के जो चालुक्य थे, उसके ये चौथे राजा थे जिन्होंने 609 से लेकर 642 तक जो है क्या किया? राज किया। अब कहीं कहीं ये 610 दिखता है, लेकिन नॉर्मली किताबों में, ज़्यादातर किताबों में 609 ही मिलेगा, राज किया था। और ये दक्षिण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के या सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। अब प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न शायद आपके लिए बिल्कुल नया हो। दिया हुआ है, रुदाम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुदाम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ऑप्शन दिए हैं, काकतीय वंश, यादव वंश, होयसाल वंश, पांड्य वंश। तो आप अपना एक ऑप्शन भैया चुन लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं चुन लिया होगा आपने। अब इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं क्या होगा? काकतीय वंश। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि थोड़ा सा काकतीय वंश के बारे में बातचीत हो जाए। तो काकतीय वंश के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब काकतीय वंश की अगर बात करें तो काकतीय वंश के जो शासक थे वो मुख्य रूप से उस समय कहाँ पर थे, उनका क्षेत्र का क्या था, एरिया क्या था? तो काकतीय वंश के जो शासक थे, वर्तमान का जो हैदराबाद पड़ता है, हैदराबाद के पूर्व में जो तेलंगाना पड़ता है, जो कि अब स्टेट भी बन चुका है, उस क्षेत्र में जो है ये शासन कर रहे थे। ठीक है, तो एक दिमाग में इमेज बना लीजिएगा, काकतीय वंश कहाँ पर है? तेलंगाना वाले क्षेत्र में है। अब उसके बाद अगर बात करें तो कल्याणी के जो चालुक्य थे, ठीक है, कल्याणी के जो चालुक्य थे, उनके यहाँ पर काकतीय वंश के राजा पहले सामंत के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, किस रूप में? सामंत के रूप में कार्य करते थे। बाद में जब चालुक्य वंश का पतन हो गया, यानी कल्याणी के चालुक्य जो थे उनका पतन हो गया, ठीक है, तो उसी दौरान क्या हुआ कि चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने मिलकर क्या किया? काकतीय राजवंश की स्थापना की। तो काकतीय राजवंश की स्थापना का श्रेय अगर आपको देना है तो किसको देंगे? चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम, इन दोनों ने मिलकर की। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और थोड़ी सी बातें देखें तो आप ये देखेंगे, ठीक है, तो कल्याणी के अच्छा ये हमने स्थापना करवा दी है, इसकी स्थापना अच्छा 2 बार इसमें हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। अब आगे अगर मैं आपको बता देता हूँ कि इस वंश का पतन कैसे हुआ, तो गयासुद्दीन तुगलक के एक पुत्र थे जिनको उलूग खां या मोहम्मद बिन तुगलक नाम से हम जानते थे, पागल सुल्तान जिसको कहा जाता है। इसने क्या किया? 1332 में वारंगल पर आक्रमण कर दिया। अब ये वारंगल क्या थी? वारंगल जो है वो काकतीय वंश की या काकतीय वंश की कैपिटल थी। ठीक है, वारंगल पर आक्रमण कर दिया और प्रताप रुद्र को बंदी बना लिया। तो इस समय वहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव थे, उनको बंदी बना लिया और इसी के बाद काकतीय साम्राज्य जो है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अब अगर हम काकतीय राजवंश के शासकों की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले किसका नाम आता है? रुद्रदेव प्रथम का, फिर उसके बाद महादेव, फिर गणपति देव, फिर आपकी रुद्रमा। ठीक है, रुद्रमा जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये गणपति देव की पुत्री थी। और फिर लास्ट जो शासक हैं प्रताप रुद्रदेव या रुद्रदेव द्वितीय, इनको नाम से जाना जाता है, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक हराकर काकतीय वंश को दिल्ली में मिला लेता है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ काकतीय वंश भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लास्ट जो प्रश्न है हमारा। चलिए इसका ऑप्शन तो आपने देख ही लिया है, आ ही गया है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रवि कीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? देखिए एक बहुत ही फेमस जो है प्रशस्ति है या हम कहें अभिलेख है जिसको ऐहोल के नाम से जाना जाता है। ऐहोल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो जाहिर सी बात है रवि कीर्त किसके दरबारी होंगे? पुलकेशिन द्वितीय के होंगे। तो
ऐहोल क्या है? एक अभिलेख है जिसके रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। और एक किसके बारे में जानकारी देता है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लोगों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको मैं रेगुलर अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक पर जो है वीडियो बना कर दूंगा और तरीके से बना कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।